नमस्कार दोस्तों। मेड डिवाइस सर्कल के एजुकेशनल वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। ये वीडियो लेक्चर सीरीज एनामॉल लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ कोलैबोरेशन में बनाई जा रही है। इन वीडियो लेक्चर सीरीज में हम जानेंगे कि क्लिनिकल केमिस्ट्री सेगमेंट के जितने भी पैरामीटर्स होते हैं उनके क्या फंडामेंटल्स होते हैं जो कि हमारे डे टू डे पैथोलॉजी लैब में यूज होते हैं। तो आइए दोस्तों, टाइम वेस्ट करे बगैर हम सीधे चलते हैं हमारे लेक्चर सीरीज की तरफ। फ्रेंड्स, आई होप आप ये स्क्रीन को देख पा रहे होंगे। जैसे कि मैंने कहा, इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम क्लिनिकल केमिस्ट्री टेस्ट के फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि पैथोलॉजी लैब में यूज होते हैं। ये पूरे वीडियो लेक्चर सीरीज चार अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइडेड हैं। पहले मॉड्यूल में हमने ये देखा कि फोटोमेट्री के क्या बेसिक्स होते हैं, वेवलेंथ क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या होते हैं, इनसे बियर लैम्बर्ट लॉ कैसे बना, पियर लैम्बर्ट लॉ को हम हमारी डे टू डे लाइफ में कैसे यूज करते हैं पेशेंट की रिपोर्ट को जनरेट करने के लिए, कलरीमीटर के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, और कलरीमीटर और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में क्या अंतर होता है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में जो हम सेकेंड मॉड्यूल कवर कर रहे हैं, इस मॉड्यूल में हमने डिस्कस किया है कि एंजाइम्स का रोल क्या होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर, जिसमें हमने ये सीखा कि एंजाइम के क्या रोल है बायोलॉजी में या बॉडी के अंदर, एंजाइम काइनेटिक्स किन किन फैक्टर्स से निर्भर करता है, कितने अलग अलग प्रकार के डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं पैथोलॉजी लैब में। ये सारे वीडियोस हमारे पिछले वीडियो लेक्चर सीरीज में अवेलेबल हैं। आप उन वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यदि अगर आप एक डायग्नोस्टिक टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं पैथोलॉजी लैब में, चाहे वो टेस्ट कोई भी कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया हो, उसके इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज को कैसे पढ़ना चाहिए, चाहे वो कोई भी पैरामीटर हो, तो इसको हम लोग स्टडी करेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर। तो ये स्टडी करने से पहले आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि हमने पिछले वीडियोस में क्या क्या सीखा, उसे हम 1 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। पिछले वीडियोस में हमने ये देखा कि एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ये एंजाइम्स कैटालिटिक रोल प्ले करते हैं बॉडी में, जहां पर वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं बिना रिएक्शन में भाग लिए। तो क्योंकि ये रिएक्शन में भाग नहीं लेते, इसीलिए इनकी मात्रा कम या ज्यादा कभी नहीं होती। इनकी स्पीड हमेशा कम या ज्यादा होती है। कभी वो रिएक्शन बहुत तेजी से कर रहे होते हैं, कभी रिएक्शन बहुत स्लो कर रहे होते हैं, और इसी वजह से हमें कई सारी अलग अलग प्रकार की बीमारियां भी होती है। तो एंजाइम सबसे पहले सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। यहाँ पर सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है और इन प्रोडक्ट को वापस से मीडियम में रिलीज कर दिया जाता है। हमने ये भी देखा कि क्योंकि एंजाइम की मात्रा कम या ज्यादा नहीं होती, केवल उसकी स्पीड कम या ज्यादा होती है, जिसे हम साइंटिफिक भाषा में एंजाइम एक्टिविटी भी कहते हैं। तो एंजाइम एक्टिविटी के कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे कि एंजाइम हमेशा एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होता है। वो उस सबस्ट्रेट के अलावा और किसी सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन नहीं करता। हमने ये भी देखा कि रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, जिसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, एंजाइम उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, जिसकी वजह से कम एनर्जी के अंदर भी रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। हमने ये भी देखा कि हम एंजाइम की एक्टिविटी को मेजर कर सकते हैं, हम नाप सकते हैं। और इसे नापने के दो तरीके होते हैं। या तो हम सबस्ट्रेट कितना खपत हुआ रिएक्शन के अंदर, हम उसे नाप सकते हैं, या तो रिएक्शन के अंदर कितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, हम उसे भी नाप सकते हैं। हमने ये भी देखा कि एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है वो कई सारे एनवायरनमेंट के फैक्टर्स के ऊपर निर्भर करती है। उसके बाद हमने ये स्टडी किया कि एंजाइम की एक्टिविटी किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, जहां पे हमने स्टडी किया कि एंजाइम की एक्टिविटी 5 अलग अलग फैक्टर्स पे निर्भर करती है जो हमारे पैथोलॉजी लैब में हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। पहली चीज है कि एंजाइम किस पीएच पे काम कर रहा है। जैसे ही पीएच बदलता है, एंजाइम की स्पीड या एंजाइम की एक्टिविटी भी कम या ज्यादा हो जाती है। हमने ये भी देखा कि बफर की आयोनिक स्ट्रेंथ का क्या असर होता है एंजाइम एक्टिविटी के ऊपर।
यदि अगर हम वीक बफर या स्ट्रॉन्ग बफर यूज करेंगे तो उससे एंजाइम की एक्टिविटी किस तरीके से कम या ज्यादा होती है। तीसरा, हमने ये भी देखा कि रिएजेंट और सैंपल रेशियो का क्या असर होता है एंजाइम एक्टिविटी के ऊपर। अगर हम रिएजेंट का वॉल्यूम आधा कर दें और सैंपल का वॉल्यूम आधा ना करें तो रेशियो गड़बड़ हो जाता है, और ये रेशियो का एंजाइम एक्टिविटी के ऊपर क्या असर होता है। हमने ये भी देखा कि टाइमिंग ऑफ मेजरमेंट कितना जरूरी होता है एंजाइम एक्टिविटी के लिए। यदि अगर हम एंजाइम एक्टिविटी लैग फेज में नापें या एंजाइम की एक्टिविटी लॉग फेज में नापे रिएक्शन की, तो उससे एंजाइम की स्पीड या एक्टिविटी कैसे कम या ज्यादा हो जाती है। और हमने ये भी देखा कि रिएक्शन का टेम्परेचर एंजाइम की एक्टिविटी पे क्या असर करता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, हमने ये भी देखा कि बायोकेमिकल रिएक्शन के कितने अलग अलग प्रकार के टाइप होते हैं। जहां पर हमने देखा कि हमारी पैथोलॉजी लैब में क्लिनिकल केमिस्ट्री में तीन अलग अलग प्रकार के बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं। पहला टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं एंड पॉइंट, जहां पर हम रिएक्शन को कंप्लीट होने के बाद ही एब्जॉर्बेंस का मेजरमेंट लेते हैं। यहां पर हम केवल एक बार ही एब्जॉर्बेंस मेजर करते हैं। दूसरा टाइप का रिएक्शन होता है जिसे कहते हैं काइनेटिक रिएक्शन। काइनेटिक रिएक्शन, ये कुछ लोग इसे रेट रिएक्शन भी कहते हैं। ये वो होता है जहां पर हम रिएक्शन पूरा होने का इंतजार नहीं करते। जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ रहा होता है वैसे वैसे ही हम उसके अंदर दो बार मेजरमेंट लेते हैं एब्जॉर्बेंस का। क्योंकि यहां पर हम एंजाइम की एक्टिविटी नाप रहे हैं तो हम एंजाइम की एक्टिविटी चलते रिएक्शन के अंदर ही नाप सकते हैं। रिएक्शन पूरा होने के बाद एंजाइम की एक्टिविटी जीरो हो जाती है, तो इसलिए हम एंजाइम की एक्टिविटी नाप नहीं सकते। लेकिन एंड पॉइंट में हम कंसंट्रेशन पता लगाते हैं एनालाइट का, इसीलिए हम रिएक्शन पूरा होने तक इंतजार करते हैं। हमने ये भी देखा कि फिक्स टाइम या टू पॉइंट रेट काइनेटिक भी एक प्रकार का काइनेटिक रिएक्शन ही होता है। लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज अलग होती है कि जिन दो पॉइंट्स पे, जिन दो सेकंड्स पे हम मेजरमेंट लेंगे एब्जॉर्बेंस का, वो दो पॉइंट्स हमारे बिल्कुल फिक्स होते हैं। यदि अगर मैन्युफैक्चरर कहता है कि 30 सेकंड और 60 सेकंड पे मेजरमेंट लेना है, तो हम 30 और 60 पे ही मेजरमेंट लेंगे, हम उसे चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए इसे फिक्स टाइम काइनेटिक कहते हैं। लेकिन काइनेटिक रिएक्शन में हम मेजरमेंट के जो दो पॉइंट्स है उसे चेंज कर सकते हैं। हम 30 या 60 की जगह 40 और 70 सेकंड पे भी रीडिंग ले सकते हैं। लेकिन ये दोनों पॉइंट हमारे रिएक्शन के लॉग फेज में होने जरूरी होते हैं। आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ये समझते हैं कि यदि अगर हम पैथोलॉजी लैब के अंदर कोई भी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं क्लिनिकल केमिस्ट्री फील्ड का, तो हम उसके आईएफयू को किस तरीके से पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, कुछ लोग आईएफयू कहते हैं जिसका फुल फॉर्म है इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज। कुछ लोग इसे लिटरेचर कहते हैं, कुछ लोग इसे पैक इंसर्ट कहते हैं, कुछ लोग इसे किट लिटरेचर कहते हैं। ये सारी चीजें सेम होती है। आईएफयू का मतलब क्या है? जब भी हम एक पैथोलॉजी लैब में किट को ओपन करते हैं तो किट के अंदर से कुछ हमें बॉटल्स मिलती है, कुछ अलग अलग एक्सेसरीज मिलती है, और इसके अलावा एक हमें कागज मिलता है। वो कागज हमारे लिए एक इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज होता है, जिसे हमें पढ़ के पहले समझना होता है किट यूज करने से पहले। इस पैक इंसर्ट में या इस कागज के अंदर वो सारी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन दी गई होती है कि हमें टेस्ट कैसे परफॉर्म करना है, हमें किट को स्टोर कैसे करना है, हमें रिएजेंट को प्रिपेयर कैसे करना है, हमें प्रोसीजर कौन सा फॉलो करना है, हमें प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, और इसके अलावा कौन से कंपोनेंट्स दिए गए होते हैं किट के अंदर। वो सारी जानकारी हमें इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज में मैन्युफैक्चरर लिख के देता है। तो इसीलिए हमें ये इंफॉर्मेशन को पढ़ना और उसे समझना बहुत जरूरी हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर हम कोई भी कंपनी का पैक इंसर्ट यूज करते हैं तो उसमें कई सारी इंफॉर्मेशन दी गई होती है, जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के लिए एनामोल द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए क्रिएटिनिन किट को यूज किया है। तो हमने यहाँ पे क्रिएटिनिन के पैक इंसर्ट को डिस्प्ले किया है। तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। क्या हमें सारी चीज पढ़ना और समझना जरूरी है? आंसर इज यस। लेकिन अगर हम सारी चीज पढ़ और समझने का अगर हमारे पास समय नहीं है, तो कुछ एक बेर मिनिमम इंफॉर्मेशन है जिसे तो हम समझे बगैर किट को यूज ही नहीं कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो में उन्हीं इंफॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे जो कि मिनिमम हमें पता ही होनी चाहिए किट यूज करने से पहले।
सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो हमें पता होनी चाहिए वो है किट कंपोनेंट्स की। किट कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? किट कंपोनेंट का मतलब यह होता है कि जब भी हम इस किट को ओपन करेंगे और डब्बा खोलेंगे तो इसके अंदर कुछ चीजें हमें दी गई होगी मैन्युफैक्चरर द्वारा। तो जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, किट के कंपोनेंट्स के अंदर तीन रिएजेंट्स लिखे हुए हैं। रिएजेंट वन, रिएजेंट टू एंड रिएजेंट थ्री। रिएजेंट वन के आगे पिक्रेट रिएजेंट लिखा है, रिएजेंट टू के आगे डाइल्यूएंट रिएजेंट लिखा है, और रिएजेंट थ्री के आगे क्रिएटिनिन स्टैंडर्ड लिखा है, जो कि 2 mg पर डेसिलीटर की वैल्यू का है। तो जब भी हम किट ओपन करेंगे तो हमें कम से कम तीन बॉटल्स उसके अंदर मिलनी चाहिए। यह हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि मान लीजिए अगर हमने किट ओपन किया और मैन्युफैक्चरर अपने आईएफयू में ये क्लेम कर रहा है कि किट के अंदर तीन बॉटल्स होनी चाहिए, और हमें तीन बॉटल नहीं मिली, हमें केवल दो ही बॉटल मिली किट के अंदर, तो क्या हम टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं? मे बी यस, मे बी नो। लेकिन यदि अगर हम टेस्ट परफॉर्म भी कर लेंगे तो क्या हम रिजल्ट पता लगा सकते हैं पेशेंट का? मे बी यस, मे बी नो। तो इसीलिए हमें ये जानना बहुत जरूरी होता है कि मैन्युफैक्चरर क्या क्लेम कर रहा है कि किट के अंदर क्या क्या चीजें मिनिमम होनी ही चाहिए, ताकि आप टेस्ट भी परफॉर्म कर सकें और पेशेंट के रिजल्ट को भी पता लगा सकें। सेकेंड इंफॉर्मेशन जो हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाती है वो है रिएजेंट प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में ये सीखा था कि हम रिएजेंट को टेस्ट ट्यूब में ऐड करते हैं और उसके अंदर हम पेशेंट का सैंपल ऐड करते हैं ताकि रिएक्शन स्टार्ट हो सके। तो जो रिएजेंट हम टेस्ट ट्यूब में ऐड करते हैं वो रिएजेंट क्या किट के अंदर दिए गए रिएजेंट को डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं? मे बी यस, मे बी नो। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली रिएजेंट को यूज करने के रूप में ही देता है कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप केवल रिएजेंट को बॉटल से टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए। तो जो रिएजेंट हम टेस्ट ट्यूब में डालते हैं उसे हम साइंटिफिक भाषा में वर्किंग सॉल्यूशन भी कहते हैं, या कुछ लोग इसे वर्किंग रिएजेंट भी कहते हैं। ये वर्किंग सॉल्यूशन ही है जिसमें हम पेशेंट का सैंपल ऐड करते हैं और रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन कई बार हमने ये भी देखा है कि वर्किंग सॉल्यूशन रेडी टू यूज के रूप में नहीं होता। मतलब कि वर्किंग सॉल्यूशन को अलग अलग हिस्सों में तोड़ करके किट के अंदर दिया गया होता है। तो एज अ लेबोरेटरी प्रोफेशनल हमें वर्किंग सॉल्यूशन को पहले प्रिपेयर करना होता है टेस्ट परफॉर्म करने से पहले। तो ये वर्किंग सॉल्यूशन को हम किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं ये जानकारी हमें इस पर्टिकुलर सेक्शन में दी गई है, रिएजेंट प्रिपरेशन वाले सेक्शन में। तो जैसा कि हम यहाँ पे पढ़ के देख सकते हैं, यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने ये लिखा है कि मिक्स इक्वल वॉल्यूम ऑफ पिक्रेट एंड डाइल्यूएंट 1:1 रेशियो टू प्रिपेयर द डिजायर्ड वॉल्यूम ऑफ वर्किंग रिएजेंट। इसका ये मतलब है कि अगर हमारे पास मान लीजिए एक पेशेंट सैंपल के लिए हम 1 ml वर्किंग सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं, और आज हमारे पास 10 पेशेंट सैंपल आ गए जिसका हमें क्रिएटिनिन टेस्ट परफॉर्म करना है, तो आज के लिए हमें 10 ml का वर्किंग सॉल्यूशन की आवश्यकता होगी। तो 10 ml का वर्किंग सॉल्यूशन बनाने के लिए 5 ml मुझे लेना होगा पिक्रेट का सॉल्यूशन, जो कि अगर आप ध्यान देंगे तो किट कंपोनेंट के अंदर आपको दिखाई दे जाएगा। रिएजेंट वन पिक्रेट सॉल्यूशन है, रिएजेंट टू वर्किंग डाइल्यूएंट रिएजेंट है। तो वर्किंग सॉल्यूशन 10 ml अगर मुझे बनाना है तो मुझे उसके लिए 5 ml पिक्रेट सॉल्यूशन लेना होगा और 5 ml उसके अंदर डाइल्यूएंट रिएजेंट ऐड करना होगा। तो 5 + 5 दोनों मिला करके 10 ml का वर्किंग सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये तो क्रिएटिनिन का रिएजेंट है और एनामॉल कंपनी का है, इसीलिए इसको 1:1 के रेशियो में मिक्स करना जरूरी है। हो सकता है कि हम कोई और पैरामीटर की बात करें, मान लीजिए हमने एसजीओटी या एसजीपीटी के पैरामीटर की बात करी और मैन्युफैक्चरर भी बदल गया, एनामॉल के अलावा कोई दूसरा मैन्युफैक्चरर है, तो हो सकता है कि उसमें वर्किंग सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए 1:1 रेशियो नहीं चाहिए, उसमें हो सकता है 4:1 का रेशियो की आवश्यकता होगी। तो जब 4:1 रेशियो बनाना होगा तो हमें 1 ml का वर्किंग सॉल्यूशन बनाने के लिए 800 माइक्रोलीटर उसमें रिएजेंट वन ऐड करना होगा और 200 माइक्रोलीटर रिएजेंट टू ऐड करना होगा। तब जाकर के हमें 1 ml का वर्किंग सॉल्यूशन मिलेगा। तो वर्किंग सॉल्यूशन किस तरीके से बनाया जाता है वो जानकारी, वो इंस्ट्रक्शंस हमें इस पर्टिकुलर सेक्शन में मिलेगी।
कई बार हम वर्किंग सॉल्यूशन एक्स्ट्रा बना देते हैं और उसके बाद हमें उस वर्किंग सॉल्यूशन को स्टोर करना पड़ता है। तो वर्किंग सॉल्यूशन को स्टोर कैसे करना है वो जानकारी भी हमें इसी सेक्शन में दिखाई देगी। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्किंग रिएजेंट इज स्टेबल फॉर 6 months एट 2 to 8 डिग्री सेल्सियस and the reagent kit should be stored at RT मतलब room temperature if it is stable till and it is stable till expiry date indicated on the label। मतलब कि किट जो हमारा है उसे हमें रूम टेम्परेचर पे ही स्टोर करना है और वो 2 साल, अगर मान लीजिए 2 साल उसकी शेल्फ लाइफ है किट की, तो वो 2 साल तक किट काम करेगा। लेकिन क्या वर्किंग रिएजेंट को भी हम 2 to 8 डिग्री या रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं? आंसर इज नो। क्योंकि यहां पर मैन्युफैक्चरर ने ये कहा है कि वर्किंग सॉल्यूशन को हमें 2 to 8 डिग्री पे ही रखना होता है। और जब हम 2 to 8 डिग्री पे वर्किंग सॉल्यूशन रखते हैं तब उसकी स्टेबिलिटी या तब उसकी एक्सपायरी 6 महीने की होती है, ना कि 2 साल की। तो जब हम वर्किंग सॉल्यूशन या वर्किंग रिएजेंट को एडिशनल प्रिपेयर करते हैं, एक्स्ट्रा प्रिपेयर करते हैं, तो एक तो मुझे प्रिपेयर कैसे करना है वो जानकारी भी यहाँ पे मिलेगी। दूसरा, अगर एक्स्ट्रा बनाया तो उसे स्टोर कैसे करना है वो जानकारी भी मुझे यहाँ पे मिलेगी। तीसरा, स्टोर करने के बाद वो कितने दिन तक स्टेबल है, कितने दिन तक वो चलेगा, वो जानकारी भी मुझे इसी सेक्शन में मिलेगी। तो इसीलिए रिएजेंट प्रिपरेशन, रिएजेंट स्टोरेज एंड रिएजेंट स्टेबिलिटी, ये वाला सेक्शन को मुझे पढ़ के समझना बहुत जरूरी हो जाता है। कई बार कुछ ऐसे पैरामीटर होंगे जिसमें वर्किंग सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए रिएजेंट वन और रिएजेंट टू को मिक्स करना होगा, लेकिन रिएजेंट वन पाउडर के फॉर्म में होगा और रिएजेंट टू लिक्विड के फॉर्म में होगा। तो पाउडर और लिक्विड को कैसे मिक्स करना है वो भी जानकारी हमें इसी सेक्शन में दी गई होगी। कई बार रिएजेंट वन और रिएजेंट टू को मिक्स करने के लिए रिएजेंट वन टैबलेट के रूप में हो सकता है, वो पाउडर के रूप में भी नहीं होगा, वो टैबलेट या कैप्सूल के रूप में होगा। तो कैप्सूल या टैबलेट को लिक्विड के साथ कैसे मिक्स करना है वो जानकारी भी हमें इसी सेक्शन में प्राप्त होगी। तो इसीलिए वर्किंग सॉल्यूशन का प्रिपरेशन समझना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि वर्किंग सॉल्यूशन के साथ ही हम पेशेंट सैंपल को मिक्स करते हैं। तीसरा सेक्शन जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है वो है टेस्ट पैरामीटर्स। टेस्ट पैरामीटर मतलब ये वो इंफॉर्मेशन है जो हमें मशीन के सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम करने के लिए जरूरत जिनकी होती है हमें। आप देख सकते हैं यहाँ पर टेस्ट पैरामीटर, कई कंपनियां टेस्ट पैरामीटर की जगह ऐसे पैरामीटर्स भी लिखती है। यहाँ पर कई सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि नेम क्या होना चाहिए टेस्ट का, रिएक्शन टाइप क्या होना चाहिए, रिएक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है वो होना क्या होना चाहिए, वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए, फ्लो सेल का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ऐसी कई सारी जानकारी हमें यहाँ पर पैरामीटर में दी गई होती है। ये जानकारी हमें इसलिए जरूरी होती है क्योंकि जब हम मशीन के अंदर एस्पिरेट करते हैं तो मशीन एब्जॉर्बेंस नोट कैसे करेगा उसकी जानकारी हमें सॉफ्टवेयर में पहले प्रोग्राम करनी होती है। और सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम करने के लिए हमें ये सारे सेक्शंस की जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए टेस्ट पैरामीटर्स के सेक्शन को ध्यान से पढ़ना और उसे समझना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। इसके बगैर हम सॉफ्टवेयर को, मशीन को प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे। फोर्थ इंफॉर्मेशन जो हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाती है वो है ऐसे प्रोसीजर। कई कंपनियां इसे टेस्ट प्रोसीजर भी कहती है। टेस्ट प्रोसीजर या ऐसे प्रोसीजर का मतलब है कि एक बार हमने वर्किंग सॉल्यूशन बना दिया, किट को प्रोग्राम भी कर, मतलब मशीन को प्रोग्राम भी कर दिया, उसके बाद हम टेस्ट को परफॉर्म करेंगे कैसे। या आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए स्टैंडर्ड और टेस्ट दो अलग अलग ट्यूब्स हमें यहाँ पे लेनी होगी। क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग टेबल्स बने हुए हैं, एक टेबल के आगे स्टैंडर्ड लिखा है और एक के आगे टेस्ट लिखा है। स्टैंडर्ड में जो हमारी टेस्ट ट्यूब होगी स्टैंडर्ड की, उसमें हम 1000 माइक्रोलीटर रिएजेंट लेंगे जो कि वर्किंग सॉल्यूशन होगा। उसके अंदर हम 50 माइक्रोलीटर स्टैंडर्ड ऐड करेंगे जो कि हमारे किट के अंदर दिया गया होगा। टेस्ट वाली ट्यूब में हम 1000 माइक्रोलीटर रिएजेंट लेंगे जो वर्किंग सॉल्यूशन है और उसमें 50 माइक्रोलीटर हम पेशेंट का सैंपल ऐड करेंगे। एक बार हमने ये कर लिया, ये जो मिक्सिंग करनी है वो कर लिया, उसके बाद हम इस रेशियो में इसको मिक्स करके स्टॉप स्टॉप वॉच को चालू कर देंगे और उसके बाद रिएक्शन मिक्सचर को एस्पिरेट कर देंगे मशीन के अंदर और उसकी एब्जॉर्बेंस को नोट करेंगे 30 सेकेंड पे भी और 60 सेकेंड पे भी, जो कि यहाँ पर हमारे आईएफयू में लिखा हुआ है।
उसके बाद आप देखेंगे कि कई बार जब हम ये पूरा प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं तो जैसे कि एंड पॉइंट में ये खास बात है कि एंड पॉइंट में हम रीडिंग लेते हैं रिएक्शन पूरा होने के बाद। दैट मीन्स कलर पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है, उसके बाद हम मेजरमेंट ले रहे हैं एब्जॉर्बेंस का। तो कलर जब पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है तो क्या ये कलर बहुत लंबे समय तक स्टेबल रहेगा? आंसर इज नो। तो ये कलर कितने समय तक स्टेबल होगा? तो इसे कहते हैं फाइनल कलर स्टेबिलिटी। तो कुछ पैरामीटर्स में फाइनल कलर की स्टेबिलिटी केवल 8 मिनट की होगी, लेकिन कुछ पैरामीटर में हो सकता है फाइनल कलर की स्टेबिलिटी 2 घंटे की होगी। तो जिस पैरामीटर में 8 मिनट की फाइनल कलर स्टेबिलिटी है उसका मतलब कि मुझे उस रीडिंग को 8 मिनट के अंदर अंदर लेना है, मतलब मुझे 8 मिनट के अंदर ही एब्जॉर्बेंस को मेजर करना है। और जिस पैरामीटर में फाइनल कलर की स्टेबिलिटी 2 घंटे की होती है तो मुझे 2 घंटे के अंदर अंदर उस सॉल्यूशन का एब्जॉर्बेंस नोट कर लेना है। ये जानकारी भी हमें इसी पर्टिकुलर सेक्शन में अलग मैन्युफैक्चरर्स देते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कई बार हम जब प्रोग्राम करते हैं तो मशीन हमें पूछती है कि नॉर्मल वैल्यूज कितनी होनी चाहिए इस पैरामीटर की। तो वैसे हर मैन्युफैक्चरर ये क्लेम करता है कि पैथोलॉजी लेबोरेटरी को अपना नॉर्मल वैल्यू खुद एस्टैब्लिश करना चाहिए, डिपेंड कि उसके पास किस टाइप का पॉपुलेशन आता है। लेकिन अगर ये इंफॉर्मेशन पैथोलॉजी लैब के पास अवेलेबल नहीं है तो वो इस पर्टिकुलर सेक्शन को रेफर कर सकते हैं। इस सेक्शन को कहा जाता है रेफरेंस वैल्यू फॉर नॉर्मल पीपल। कई कंपनियां यहाँ पर रेफरेंस रेंज भी लिखती है या नॉर्मल रेंज भी लिखती है, सबका मतलब सेम है। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ये लिख करके देता है कि क्रिएटिनिन का मेल में क्या नॉर्मल वैल्यू आनी चाहिए, फीमेल में क्या नॉर्मल वैल्यू आनी चाहिए यदि अगर सीरम सैंपल है, यदि अगर यूरिन सैंपल है तो नॉर्मल रेंज क्या होनी चाहिए मेल्स की और नॉर्मल रेंज क्या होनी चाहिए फीमेल्स की। ये जानकारी को हम हमारे सॉफ्टवेयर में फीड कर सकते हैं। इसीलिए ये सेक्शन के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और आपको आईएफयू पढ़ना अगर नहीं आता तो पूरे आईएफयू को पढ़ के समझने की जरूरत नहीं है। केवल आप ये 5 सेक्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे और उसे समझेंगे तो आप टेस्ट परफॉर्म भी कर पाएंगे। आप रिएजेंट को किस तरीके से स्टोर करना है उसकी जानकारी भी आप लेंगे और आप आपके रिजल्ट्स को ठीक तरीके से रिपोर्ट भी कर पाएंगे। इसीलिए ये 5 सेक्शंस किसी भी कंपनी के कोई भी प्रोडक्ट के लिए समझना नॉन नेगोशिएबल है, बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। आपको इस वीडियो में कोई भी अगर सवाल हमसे पूछना है या हमें कोई सुझाव देने हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन को यूज करके वहां पर लिख सकते हैं। इससे हमें आगे के वीडियोस बेहतर बनाने के लिए मदद मिलेगी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।